सभी भाई बहनों को नमस्कार। अपनी कल जो आर्टिकल और डिटरमिनर की क्लास हुई थी, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसको पूरा कर फिर आज की क्लास में प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार 5 मिनट के लिए कल की क्लास पर जो आपका फीडबैक आया या कुछ क्यूरीज आई है तो उन पर एक बार बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि 4th ग्रेड की इंग्लिश और मैथ पूरी करवाई जाए, तो उस पर अपन ने काम स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली पूरा कवर किया जाएगा। इसी के साथ साइंस, पोलिटी, इंडिया और वर्ल्ड जीके शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में करवाकर टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। दूसरी, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैटर को हैंड रिटन की जगह टाइप करके अवेलेबल करवाओ, तो उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। जैसे आज जो क्लास लेने वाले हैं उसका मैटर टाइप करवा लिया है मैंने, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको अपन सिर्फ 2 क्लास में करने वाले हैं, 2 क्लास में कवर करने की सोच रहे हैं। जैसे एक महाद्वीप का डायग्राम बनाया और वहीं पर उसके से रिलेटेड सारा मैटर डिस्कस कर लिया, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करने पड़े। हाँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आगे से अगर हैंड रिटन नोट्स शेयर किए तो अच्छी हैंड राइटिंग में ही होंगे। थर्ड क्यूरी ये थी कि कुछ बच्चों की डिमांड है कि जैसे कल आर्टिकल पढ़ाए थे तो वो डीप में पढ़ाओ। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ, जैसे जैसे कि जैसे कि अगर बात करें पटवार की, उसमें 11 क्वेश्चन आने हैं 22 मार्क्स के। अब इस 11 क्वेश्चंस में भी जैसे अनसीन पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, अनसीन पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन आने हैं, एंटोनिम सिनोनिम पे बेस्ड क्वेश्चन आने हैं और ईडियम फ्रेज पे बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। तो अगर अनसीन पैसेज से मान ले कि 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम से अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईडियम फ्रेज से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, तो एरर फाइंडिंग वाले के लिए 3 से 4 क्वेश्चन का ही स्कोप बचता है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एरर फाइंडिंग वाला जस्ट एक लाइन तो दे रखी है, लेकिन उसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, जिसमें जिसमें मतलब अपने ये आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और ये नरेशन एंड मॉडल, ये सभी कवर होंगे। तो अपन मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, तो अपन श्योरली नहीं कह सकते कि एक क्वेश्चन आर्टिकल का होगा ही होगा। सेम वैसे ही अगर वीडियो की बात करें तो उसमें 20 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आने हैं। उसमें सिलेबस में जस्ट 2 ही मेंशन है, एक तो अनसीन पैसेज वाला, और सेकंड एरर बेस्ड। तो अगर अनसीन पैसेज अगर 2 भी आ जाते हैं या एक भी आता है, या तो मतलब इक्वल दो ही टॉपिक दे रखे हैं, अगर इक्वल पार्ट उनको इक्वल वेटेज देते हैं तो 7 से 8 मार्क्स के अनसीन पैसेज से आ जाएंगे। फिर भी मान ले कि 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से आते, कुछ कह नहीं सकते, एग्जाम का पैटर्न चेंज होता रहता है, तो अपन एग्जैक्टली नहीं कह सकते किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मान लें कि एक बार अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, एरर फाइंडिंग वाले से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भी 11 क्वेश्चंस इन सब में से कवर होंगे। फिर भी मान लेते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल का एक क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही अगर फोर्थ ग्रेड की बात करें तो वहाँ पे 25 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आने हैं, 25 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आने हैं, और 15 क्वेश्चन के लिए वहाँ तो सिलेबस बहुत वास्ट है। फिर भी 15 क्वेश्चंस में से अपन मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आर्टिकल का आ रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि उस एक क्वेश्चंस के चक्कर में आर्टिकल में पीएचडी करने की बजाय सारे मैटर को कवर करो, ताकि एग्जाम में किसी एक टॉपिक से कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो इस हालात में तो हो कि उसको अनटच ना छोड़ो। मतलब उसको कम से कम आपको नॉलेज तो होना चाहिए हर टॉपिक्स का। तो मैं आपको 50 पेज में इंग्लिश की इतना वास्ट सिलेबस को असेंबल करके दे रही हूँ,
सिर्फ 50 पेज में। आपको पता है कि ये सिलेबस कितना वास्ट है, उसको असेंबल करना बहुत चैलेंजिंग होगा, बट फिर भी अपन ट्राई कर रहे हैं। अगर आप इसको भी अच्छे से कवर कर लोगे तो एक 150 पेज की बुक पढ़ने से भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वही बात है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोली थी कि बेसिक क्वेश्चन तो गलत हो रहे हो और नए नए मटेरियल के पीछे भाग रहे हो। मैं आपको 50 पेज में यहाँ आपके एग्जाम का 90% सिलेबस कवर करके दे रही हूँ। अब आप पर डिपेंड है कि या तो आप इतने से मैटर को पढ़कर कंपटीशन की रेस में शामिल हो, या जो बचा हुआ 10% मटेरियल को कवर करने के लिए मार्केट से मोटी बुक ले आओ। उससे होगा ये कि आपका अच्छे से रिवीजन भी नहीं होगा। आप मेरे से जुड़े हो तो ट्रस्ट भी करके देखो। अब पढ़ाने के लिए मेरे पास मटेरियल की कमी थोड़ी है। मैंने तो एसएससी सीजीएल की तैयारी की है, तो वहाँ तो बहुत डीप लेवल की इंग्लिश पढ़ी है। मैं वैसे कि वैसे आपके साथ शेयर कर देती, आपको भी अच्छा लगता कि मैम ने बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाई है, और मुझे भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि आपके किस लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको पिछले सालों के आए हुए पेपर्स का एनालिसिस करके पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा विश्वास तो बनता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपन 15-20 क्लास में जो ये 50 पेज का मतलब टोटल मटेरियल जो तैयार करके आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ, उसको ही आप 2 से 3 बार रिवाइज करो। फिर भी आपको दिक्कत होगी तो एग्जाम से पहले एक बार 4-5 दिन में अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने आर्टिकल कर लिए थे लगभग कर लिए थे, अभी 5-7 मिनट के आर्टिकल और बचे हैं। तो इसमें अपन दय देख लेते हैं। आर्टिकल दय, वैसे भी आर्टिकल दय से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ए और एन में पूछने लायक कुछ होता नहीं ऐसा। फिर भी अगर एन से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको जो लिस्ट बताई थी जिसमें यू ईयर वाले ऐसे एग्जाम्पल कवर थे, तो आप उनको देख लेना। पूछेंगे वो यूनिक एग्जाम्पल है मतलब। तो अपन एक बार दय को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि दय से बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है, जैसे आरएस में भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दय दय कल अपने बात करी थी डेफिनेट। दय डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब किसी नाउन को क्लियरली डिफाइन करते हैं वहां पे दय लगता है, या तो किसी को क्लियरली डिफाइन करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं। जैसे अपन ने कल भी एक एग्जांपल लिया था कि द पर्सन इन रेड शर्ट, मतलब द पर्सन इन रेड शर्ट मतलब वो वाला मैन। द पर्सन इन रेड शर्ट या द मैन इन रेड शर्ट मतलब वो वाला आदमी जो रेड शर्ट में है, उसको क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, क्लियरली पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वहां पे द का प्रयोग होता है। जैसे आज पूरा हिंदी में लिख दिया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग किसी ऐसी चीज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, या जहां संज्ञा को कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक नाउन है, मतलब क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। या मतलब जैसे कोई किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में उसी लड़के के लिए बोल रहे हैं, तो पहले वाले में लड़का अननोन है तो जस्ट ए बॉय, ए मैन, लेकिन फिर से उसी के बारे में कुछ और डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे दय आता है। जैसे एग्जाम्पल से अपन देख लेते हैं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे यस्टरडे आई सा ए बॉय, यहाँ पे बॉय बिल्कुल अननोन है तो दय लग गया। जैसे मैंने बताया भी था, ए मैन, ए बॉय, कोई भी हो सकता है। बट सेम द बॉय वॉज वियरिंग ए ग्रीन शर्ट, उसी बॉय के बारे में और ज्यादा डिफाइन करा तो उससे पहले द आ गया। सेम ऐसे ही इसका एग्जाम्पल देख लेते सेकंड पार्ट का। आई वॉन्ट टू एट, एट नहीं है ये, ईट है। आपको सही करके पीडीएफ शेयर करेंगे बिल्कुल। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, कैन यू पास द एप्पल लाइंग इन द बास्केट, मतलब मैं एक सेब खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, एप्पल से पहले बिल्कुल एन आया है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कल डिस्कस करा था अपन ने। कैन यू पास द एप्पल लाइंग इन द बास्केट, मतलब बिल्कुल अपन क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं वो एप्पल जो बास्केट में है, तो यहाँ पे एप्पल से पहले द आ गया। इसके इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए तो आप समझ गए होंगे
एग्जाम में आए तो गलत मत करना, अपन फिर से देख लेंगे कभी आपको, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम में जब भी कोई नेक्स्ट टॉपिक आएगा वहाँ पे देखते रहेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द के कल अपने यूज देख लिए थे बट फिर भी कुछ थोड़े बहुत रह गए, वो आज देख लेते हैं। जैसे कि द सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। डिग्री डिग्री पता ही है आपको, तीन होती हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि ये है न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी, मतलब तीन डिग्री होती है ना, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब न्यूयॉर्क यूएसए का सबसे बड़ा शहर है, तो इससे लार्जेस्ट से पहले द आ गया। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। पॉसिबिलिटी है कि जैसे टेंथ लेवल तक ऐसे ही आते हैं, अगर टेंथ लेवल तक की आरबीएससी या ऐसी बुक्स देखे सीबीएसई की, मैंने थोड़ा वहां से देख के ही ऐसा दिमाग में आया कि हाँ यहाँ तक, यहाँ से पूछ सकते हैं। फिर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, यूनिक ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनसे पहले द आता है। यूनिक मतलब सिंगल, जैसे अर्थ, सन, मून, एक से ज्यादा अर्थ थोड़ी है, यूनिक ही तो है, इनसे इसलिए इनसे पहले द मतलब याद रह जाएगा आपको यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले। ये वाले जैसे एग्जांपल हैं। द आता है रिवर, केनाल, ओशियन से पहले, मतलब नदी, इसको क्या बोलते हैं हम, नहर और समुद्र, इनसे पहले, जैसे द गंगा, द आर्कटिक, ऐसे। माउंटेन रेंजेज, माउंटेन रेंजेज जैसे रॉकी, एंडीज या हिमालयन रेंज, इनसे पहले द आता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे लक्षद्वीप, अपना ये लक्षद्वीप या मालदीप, ऐसे, इनके पहले द आता है। कुछ स्थानों पर, अगर ये अपन ने कल पूरा डिस्कस कर लिया था लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ स्थानों पर दूसरे उद्देश्य से जाएंगे तो द लगेगा। जैसे कि अपन ये देख रहे थे, स्कूल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, प्रिजन। ये कल देखा भी था कि जैसे स्कूल में क्यों जाते हैं, अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी करना, तो स्टडी करने के पर्पज से जाएं तो स्कूल से पहले द नहीं आता। लेकिन स्कूल में अगर प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पे द आता है। इसी प्रकार जैसे मंदिर में वर्शिप करने के पर्पज से जाएं, जो अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, तो द नहीं लगता। ऐसे ही जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं, आप प्रॉपरली समझ सकते हो। ही आस्क्ड मी टू गो टू द स्कूल एंड स्टडी, मतलब स्कूल क्यों जाए, स्टडी के लिए, यही तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगेगा, ये गलत है। और इसका सही ये वाला है, ही आस्क्ड मी टू गो टू स्कूल एंड स्टडी प्रॉपरली। ऐसे ही वी वेंट टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, मतलब अपन स्कूल में क्यों जा रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलने, तो इस केस में स्कूल से पहले द लगेगा। वी वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल से भी पहले द लगा है क्योंकि स्कूल में प्रिंसिपल की एक ही पोस्ट होती है। ऐसे ही जैसे कंट्री, अपने कंट्री में भी प्रेसिडेंट एक है तो वहाँ भी द प्रेसिडेंट। कुछ ऐसे हैं जिनके पहले जो आर्टिकल नहीं लेते, कुछ जैसे कि सनसेट, मैंने इनको ऐसे लिखा है कि आपको याद रह जाएगा, मतलब कॉमन कॉमन साथ रखे हैं, जैसे सनसेट, सनराइज, सूर्योदय, सूर्यास्त। सनसेट, सनराइज सेम हो गए। ऐसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सपर, ये भी मतलब रात के भोजन को बोलते हैं, तो इसी ग्रुप का पार्ट हो गया। हेल, हेवन, स्वर्ग, नरक, लाइफ, डेथ, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट से पहले नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता। स्पोर्ट्स गेम्स के नेम जैसे क्रिकेट वगैरह, इनके पहले नहीं आता, क्रिकेट, बिलियर्ड्स। कंट्रीज या सिटीज के नाम से पहले द नहीं आता, द या मतलब आर्टिकल नहीं आता। लैंग्वेज, लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, इनके नाम से पहले नहीं आता। कल अपन ने पढ़ा था कि द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये नेशनैलिटी को शो करते हैं, मतलब वहाँ के सिटीजन को शो करते हैं। अगर लैंग्वेज जैसे द इंग्लिश, द फ्रेंच, ऐसे ही। तो लैंग्वेज जैसे अगर सिंगल लैंग्वेज दिखानी है, इंग्लिश या फ्रेंच, तो उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ऐसे ही डिजीज के नेम हैं, उनके पहले द नहीं आता, जितने भी बीमारियों के नाम हैं। सब्जेक्ट्स जैसे मैथ,
साइंस, इकोनॉमिक्स, इनके पहले कोई भी द नहीं सॉरी सब कोई भी आर्टिकल नहीं आता, इनके पहले जीरो आर्टिकल, तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। डेज जैसे मंडे ट्यूसडे, मंथ्स जैसे जनवरी फरवरी, फेस्टिवल जैसे होली दीपावली, वैसे सीजन जैसे विंटर समर, तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो ये अपना आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट थे या एग्जाम्स में, एग्जाम मतलब जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर किए हैं, और अपन देखते रहेंगे साथ साथ। ये डिटरमिनर और देख लेते हैं। डिटरमिनर में पढ़ाने लायक कुछ होता नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं, 10-5-7 मिनट का है टॉपिक। तो डिटरमिनर जैसे फ्यू और डिटेल, पहले इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ये ग्रुप है एक ये ग्रुप है, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। काउंटेबल नाउन जैसे स्टूडेंट्स जिनको अपन गिन सकते हैं, ऐसे ही ये वाले अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, टाइम, इनको अपन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ लिटल वाला ग्रुप आता है। और उनके साथ जो जिनको गिन सकते हैं, जिनको जैसे स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनके साथ फ्यू वाला आता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है आपस में? जैसे फ्यू मतलब न के बराबर संख्या है, फ्यू नेगेटिव सेंस में आता है। अपन आगे एग्जांपल करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्यू मतलब न के बराबर, ऐसे ही ए फ्यू मतलब कुछ, कुछ मतलब कुछ तो है, सम। द फ्यू मतलब जो भी है सब। अपन एग्जाम्पल करेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा, जो भी है सब। अब आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों जगह संख्याएं हैं, वैसे ही लिटिल में तीनों जगह मात्रा है, क्योंकि जिनको गिन सकते हैं उनको संख्या संख्या में डिनोट करते हैं, और जिनको जैसे पानी दूध इनको अपन गिन नहीं सकते, उनको मात्रा में ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है आपको। ऐसे ही लिटिल मतलब नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब न के बराबर। ए लिटिल मतलब कुछ, और द लिटिल जो भी है सब। अब देखो जैसे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। द स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज फ्यू पीपुल वर इंटरेस्टेड इन इट। स्कीम बंद कर दी गई क्योंकि, मतलब फ्यू मतलब बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि फ्यू क्यों आया, मतलब बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे तभी तो स्कीम बंद हुई। मतलब नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। ऐसे ही आगे जैसे सेंटेंस में बेयरली, हार्डली, रेयरली, ऐसे नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंस वाले होते हैं जिनका मतलब होता है बहुत मुश्किल से, या मतलब नेगेटिव सेंस देते हैं। आगे शायद मैंने लिखे हैं सारे, ये देख लेंगे। तो यहाँ पे फ्यू या लिटिल ऐसे शब्द आते हैं जो नेगेटिव सेंस देता है सेंटेंस। तो द स्कीम वॉज क्लोज बिकॉज फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पे, इसलिए फ्यू आया है। आई लोस्ट द लिटिल मनी दैट आई हैड, पहले बात देखो द लिटिल क्यों आया है कि आई लोस्ट द लिटिल मनी, क्योंकि मैंने खो दिया, मैंने उस धन खो दिया जो भी मेरे पास था, मतलब जो भी था सब, जो भी था सब खो दिया। आई लोस्ट द लिटिल मनी दैट आई हैड, तो ये द लिटिल द फ्यू इस सेंस में आता है कि जो भी था सब। ऐसे ही वॉज पेंटेड, ये भी गलत हो गया, ये टी नहीं आएगा, पेंड है ये, मतलब ही वॉज पेंड, ये सही कर देंगे जब अपन टेलीग्राम पे शेयर करेंगे तो इसको सही करवा देंगे। ही वॉज पेन टू रियलाइज दैट ही हैड लिटिल टाइम लेफ्ट, यहाँ पे लिटिल क्यों आया ये पता चल रहा है यहाँ से कि उसको दुख हुआ, रियलाइज महसूस करके कि उसके पास बहुत थोड़ा टाइम है। तो दुख कब होता है? जब उसको पता चले कि उसके पास बहुत थोड़ा कम टाइम है। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि आगे क्या आने वाला है। टाइम से पहले लिटिल आया है क्योंकि टाइम को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था, वाटर, मिल्क, टाइम, इनके पहले लिटिल आता है। तो ही वॉज पेन टू रियलाइज दैट, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है इसलिए यहाँ पे लिटिल आ रहा है। अगर उसके पास थोड़ा टाइम होता तो ए लिटिल आता, या उसके पास जितना भी टाइम था उसने सारा वेस्ट कर दिया तो द लिटिल आता। तीनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अनी, अनी का अर्थ होता है कोई, और ये
अब आगे जितने भी अपन करने वाले हैं उनमें ये अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल सब में ही रहने वाला है। तो एनी का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन में होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आगे अपन करेंगे उनमें सब में ही आएगा ही। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो वर्ड। एनी के लिए इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होने चाहिए। एनी का प्रयोग या तो इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक या फिर नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक सेंटेंस में होगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रही हूँ, साथ में हिंदी बोलती जाऊंगी। आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप भी हैबिचुअल हो जाओगे। तो एनी का यूज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ये बिल्कुल याद रखनी है दोनों टर्म्स। और अपन एग्जांपल देख लेते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे सेंटेंस में देखो ये आ गया वो जो नेगेटिव नेगेटिव मतलब होने का एहसास करवाते हैं सेंटेंस में। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये वाले अगर आ जाए तो एनी आएगा क्योंकि ये नेगेटिविटी का बोध करवाते हैं किसी सेंटेंस में। तो ये देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग माई होम। यहाँ पे एनी क्यों आया? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, कि पूछ रहा है कि आपको कोई मतलब डिफिकल्टी तो फील नहीं हुई घर ढूंढने में। तो यहाँ पे एनी आ गया, इंटेरोगेटिव है इसलिए। यहाँ पे आई डोंट हैव एनी मनी, यहाँ पे एनी क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो अपन ने दोनों के एग्जाम्पल देख लिए, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के। समझ आ गया? आगे देखते हैं। मच और मनी, इन दोनों में भी वही डिफरेंस है। ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल नाउन से पहले आता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। ये अनकाउंटेबल हो गया और ये काउंटेबल हो गया। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मच मिल्क, मच वाटर, मच टाइम। तो ये वाले जो अनकाउंटेबल है उनसे पहले मच, और जो काउंटेबल है उनसे पहले मैनी। जैसे देख लेते हैं, मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स काउंटेबल है सो मैनी। आई डोंट नीड एनी बिकॉज आई हैव सो मैनी रुपीज। यहाँ पे मैंने एनी और मैनी दोनों को कवर करने की कोशिश करी। देखो, आई डोंट नीड एनी, ये एक सेंटेंस है, इसमें एनी एनी आया है क्योंकि ये नेगेटिव है। एनी के लिए अपन ने पढ़ा है या तो सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी आ गया कि मेरे पास आई डोंट नीड एनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी बिकॉज आई हैव मैनी रुपीज। यहाँ पे मैनी आ गया रुपीज से पहले। मैनी मतलब काउंटेबल, तो रुपीज काउंट कर सकते हैं इसलिए मैनी। सेम ऐसे ही, देयर इज नोट मच या एनी वाटर इन दिस टैंक। ये देखो यहाँ पे दोनों सही है। दोनों सही कैसे हैं? मच इसलिए सही है क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। एनी इसलिए सही है क्योंकि सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे दोनों दोनों आ सकते हैं, दोनों सही है। मच भी और एनी भी। मच इसलिए आ सकता है क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। एनी इसलिए आ सकता है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है। आगे सम, सम देख लेते हैं। सम बोई, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले। यदि सेंट, ये तो नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब सम। अब जो इसमें जो मतलब अच्छा लेवल का जो प्रयोग होता है वाक्य में वो देखते हैं। उसके लिए है कि सेंटेंस में या तो ऑफर या रिक्वेस्ट हो तो सम का प्रयोग होगा। या तो किसी को कुछ ऑफर करे या किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करे तो सम का प्रयोग होगा। दोनों के लिए एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ पे देखो, विल यू टेक सम कॉफी, मतलब यहाँ पे अपन उसको ऑफर कर रहे हैं, क्या आप कुछ कॉफी लोगे? यहाँ पे अपन ऑफर कर रहे हैं तो सम आ गया। सेम ऐसे एक बार इसको छोड़ते हैं। ये देखो यहाँ पे, कैन यू गिव मी सम फूड, यहाँ पे उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ फूड दे सकते हैं? तो यहाँ पे हो गया ये ऑफर का, और यहाँ पे हो गया ये रिक्वेस्ट का। दोनों के एग्जाम्पल कवर हो गए। और ये वाला है, डिड यू टेक एनी कॉफी। ये एनी क्यों आया है यहाँ पे? ये इसलिए आया है क्योंकि इंटेरोगेटिव है ये। अब
ऊपर वाला भी इंटेरोगेटिव था, और थर्ड फर्स्ट भी इंटेरोगेटिव है, थर्ड भी इंटेरोगेटिव है, मतलब तीनों इंटेरोगेटिव हैं। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में सम लिया है, सेकंड में अनि लिया है, ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में ऑफर और रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, और सेकंड जस्ट सिंपल इंटेरोगेटिव है, डिड यू टेक एनी कॉफी। तो यहाँ पे अनि होगा, क्योंकि अपने अभी पढ़ा है कि अनि का प्रयोग इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और सम का प्रयोग होता है या तो अपन किसी को ऑफर करें या किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करें। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हो गया। अब ये तीन वर्ड हैं, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ। तीनों का ही मतलब होता है बहुत ज्यादा, कोई खास नहीं है। तीनों मतलब वही प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। जैसे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए बिग पार्टी, सो वी हैव इनवाइटेड, तीनों पॉसिबल है। लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, मतलब हम एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, सो हम बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट कर चुके हैं, वी हैव इनवाइटेड। सो तीनों एक ही सेंस देते हैं, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ। एनफ, एनफ तो अपन नॉर्मल शब्द अपन जानते हैं, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। ऐसे सेवरल, वेरियस, जिसका हिंदी में मतलब होता है विभिन्न, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ये आपका डिटरमिनर भी हो गया है। अब अपन थोड़ा प्रीपोजिशन देख लेते हैं। वो नहीं आया नोटपैड, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन, मैं वैसे पहले वाली लाइन लिखने वाली तो नहीं थी, बट मेरे को फीडबैक मिला कि बच्चों को बताओ तो सही पहले, जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा, तो मैंने ये लिख दिया। मेरा एक्चुअली होता है कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लो, क्योंकि पता नहीं सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती होगी, बट मेरी है कि अपने को नॉलेज नहीं, सिलेक्शन चाहिए। फिर भी मतलब आपको अच्छे से समझाना है, तो अपन ने पूरा लिख लिया है इसका भी। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं और संज्ञा सर्वनाम का वाक्य से संबंध बताते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल, देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। वी नीड ए रूफ ओवर अस, इसके अच्छे से अपन सबके, ये जस्ट इसको डिफाइन करने के लिए दो एग्जाम्पल लिखे हैं, अपन अच्छे से आगे देख लेंगे सबका। तो जैसे सबसे पहले बिटवीन अमंग, ये आर एस में आया हुआ है, मतलब बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड करे हैं, जिनसे 99% चांस है कि इनमें से ही पूछ ले। सबके साथ एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, तो देख लेते हैं। बिटवीन अमंग उस टाइम आर एस में आया था, तो उसमें क्या था, हाँ, दो से ज्यादा के बारे में बात कर रखी थी, और नहीं, दो पर्सन के बारे में बात कर रखी थी, और वहां पे अमंग दे रखा था, लेकिन वहां पे आना था बिटवीन। तो यही है, बिटवीन मतलब दो लोगों के संदर्भ में बात करें तो बिटवीन आता है, और दो से ज्यादा के संदर्भ में बात करें तो अमंग आता है। जैसे टेस्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दो के बारे में बात कर रहे हैं तो बिटवीन। ऐसे ही स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो उसके लिए अमंग। क्लियर है आपको? ऐसे ही बेसाइड, बेसाइड का मतलब होता है के पास या समीप, और बेसाइड्स मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे ही सेट बेसाइड मी, मतलब मेरे पास बैठा, तो बेसाइड। और बेसाइड हिज फ्रेंड्स, बेसाइड हिज पेरेंट्स हिज फ्रेंड वाज ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब उसके माता पिता के अलावा उसका दोस्त भी प्रेजेंट था, अलावा के सेंस में बेसाइड्स। बिल्कुल छोटा छोटा डिफरेंस है, बट इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं।
ही सेट beside मी एंड besides his parent his friend was also present। दोनों बिल्कुल क्लियर लिख रखे हैं, एग्जाम्पल भी हैं, तो आप अच्छे से समझ जाओगे उनको डिफरेंस। फोर, फोर और सिंस, ये दोनों थोड़े से समझने के हैं। फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 वर्ष, 2 साल, 2 दिन, 2 घंटे, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 7 बजे सोमवार, मंडे, 7 बजे मंडे, 1990 या 1987, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। ये मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट है। तो जैसे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएंगे, जैसे सी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर। 10 ईयर क्या है, एक अवधि है। तो यहाँ पे आ गया 4। जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2009। सिंस मतलब 2009, मंडे, ऐसे कुछ भी मतलब वो आ सकता है, या कोई डेट डेट भी दे सकते हैं। तो मतलब एक पॉइंट है टाइम का। और 4 मतलब पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे पीरियड बता रखा है कितने साल का, 5 साल, 7 साल, 2 दिन, 2 घंटे, इनके पहले 4 आता है। बहुत ईजी हैं दोनों, एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना, समझ जाओगे बिल्कुल। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा नोट करके लिखी थी यहाँ पे कि सिंस इज ऑल्सो यूज टू डिनोट रीजन। मतलब सिंस कोई कारण बताने के लिए भी आता है। सिंस आई वॉज अनवेल आई डिडेंट टेक द टेस्ट, कि मैं बीमार था इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया। सो ये हो गए। अब देख लेते हैं अक्रॉस और थ्रू। अक्रॉस जैसे जैसे कोई रोड क्रॉस करते हैं, ऐसे कोई नदी क्रॉस करते हैं। थ्रू होता है जैसे कोई टनल, जैसे कोई ऐसे क्लोज जो होता है, जैसे टनल को क्रॉस कर रहे हैं वन साइड से टू अदर साइड, देन थ्रू। तो अक्रॉस यही है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। वैसे ही थ्रू होता है मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। जैसे एक क्लोज है, जैसे टनल है, तो एक साइड से अदर साइड मूवमेंट। और अक्रॉस है जस्ट ओपन एरिया, जैसे रोड हो सकती है, रोड को क्रॉस करना, या नदी को तैर के जाना, इनके लिए अक्रॉस होता है। इनके एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी को तैर कर पार किया। स्विम अक्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया। द ट्रेन पासेज थ्रू द टनल, टनल के सेंस में थ्रू आ गया, मतलब किसी के द्वारा होके, थ्रू। जैसे वाटर हो जाता है टैंक के थ्रू, ऐसे बोलते ही तो है, टैंक के थ्रू जा रहा है, पाइप के थ्रू जा रहा है, सॉरी टैंक के थ्रू नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अक्रॉस मतलब के दो और मीनिंग होते हैं। अक्रॉस ये थोड़ा ध्यान में रख लेना कि ये वाला स्पेशली अपोजिट साइड के लिए, ऑन द अपोजिट अपोजिट साइड। जैसे किसी रोड के अपोजिट साइड कोई खड़ा है, या किसी का घर रोड के अपोजिट साइड है, तो उसके लिए भी अक्रॉस का यूज होता है। जैसे कि ही इज वेटिंग मी अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के उस तरफ वो मेरा वेट कर रहा है, ऐसे सेंस में। जैसे इससे क्लियर नहीं हो रहा, बट ये देखो, हिज हाउस इज अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के उस तरफ है, तो ऐसे सेंस में अक्रॉस काम में आता है। ऐसे जैसे ये एग्जाम्पल कई बार आता रहता है, ये ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड एन एक्सीडेंट, मतलब एक पेड़ है जो रेलवे लाइन के ऊपर गिरा, जिसके कारण दैट कॉज्ड एक्सीडेंट, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे सेंस में भी अक्रॉस आता है। अब ऑन, अपॉन और ओवर देख लेते हैं। ऑन, अपॉन और ओवर, मैंने तीनों बिल्कुल डायग्राम बना के समझाए हैं, और आगे भी जितने भी प्रीपोजिशन होंगे अपन ऐसे ही करेंगे। एक्चुअली आपको डायग्राम देख के समझ आ गया होगा। जैसे ऑन, जैसे मतलब कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, जैसे टेबल के ऊपर बुक। अपॉन मतलब मोशन होके, जैसे कुछ भी जंप करके किसी सरफेस पे आ रहा है, तो उसके लिए अपॉन। और ओवर, जैसे अभी मेरे ऊपर ये फैन चल रहा है, तो मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं है मेरे हेड और फैन के बीच में, तो उस सेंस में ओवर होता है। एक अबव भी होता है। अबव मतलब जैसे हवाई जहाज जो आसमान में उड़ता है, मतलब
ज़्यादा ऊंचाई पर, उसके लिए अबव वो अपन कल करेंगे। तो एक बार यहाँ पे जस्ट बता रही हूँ आपको। तो ऑन मतलब प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, है ना। यहाँ पे मतलब ये मोशन करके आ रहा है, अपॉन। और ओवर मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे फैन। तो यही है एग्जाम्पल में भी। द टेबल इज, द बुक इज ऑन द टेबल, द केट जम्प्ड अपॉन द रेट, जम्प्ड अपॉन, द फैन इज ओवर माई हेड। तो आज इतने की ही स्लाइड बनाई है, अभी थोड़े से प्रीपोजिशन और रहे हैं, और कुछ ऐसे मतलब फिक्स मतलब फ्रेजेज होती हैं, वो थोड़ी सी याद कर लेंगे और प्रीपोजिशन हो जाएगा। कल की क्लास में हो जाएगा 10-15 मिनट में। उसके बाद अपन टेंस स्टार्ट करेंगे। टेंस के बाद पैसिव वॉइस और नरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो टोटली टेंस पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको टेंस अच्छे से समझ आ गया तो वो बहुत इजीली हो जाएंगे। और मैं एक और बात कहूँगी कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जैसे कल मेरे पास जो फीडबैक कुछ लोगों की जैसे क्यूरी आई, डिमांड आई, तो उनको देख के ऐसे लगा कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड हो रखे हैं कि मतलब दीदी इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी। तो आपको मैं एक ही बात कहूँगी कि डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे, बहुत इजी मैनर में। पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं होती, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, अपने को सिलेक्शन चाहिए, नॉलेज नहीं। नॉलेज लेते रहेंगे, एक बार सिलेक्शन हो गया ना, उसके बाद नॉलेज ही लेना है फुल फुल लाइफ। तो हिंदी वाले हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि इंग्लिश मीडियम वालों की ग्रामर कभी अच्छी नहीं होती। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको मतलब पढ़ाना, ऐसे क्यों बोलते हैं कोरा कागज है, इसको पढ़ाना ज़्यादा इजी है। इंग्लिश मीडियम वालों के मतलब वो सेंटेंस फॉर्मेशन में ग्रामर पे ध्यान नहीं देते। और अपने लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनमें ग्रामेटिकल पार्ट ही है, तो उनकी ग्रामर ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो एक फ्रेश स्टूडेंट को ग्रामर पढ़ाना ज़्यादा इजी है उसके कंपेयर जिसने दिमाग में उल्टे सीधे फॉर्मूले भर रखे हैं ग्रामर के, उसको ज़्यादा पढ़ाना उल्टा ज़्यादा डिफिकल्ट है। पहले वो हटाना पड़ेगा, फिर नया कुछ डालना पड़ता है उसके दिमाग में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अपन नहीं कर सकते, अपन सब कर सकते हैं। और इसीलिए मैं मतलब ऐसा लेके चल रही हूँ कि मतलब लिमिटेड क्लासेस में आपका मतलब इतना मटेरियल हो जाए कि उसका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन के विदाउट एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे आप जस्ट कंफ्यूजन होने वाले हो, और कंफ्यूज होने से और नेगेटिव क्वेश्चन करने से तो अच्छा है उसके बारे में नॉलेज ही ना हो या आप छोड़ के आ जाओ। तो कंफ्यूजन से अच्छा है या तो क्लियर नॉलेज हो या नॉलेज ना हो, कम से कम नेगेटिव तो नहीं होंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, अपन सब कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।